क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं हम इनकम टैक्स ITR 1। तो ITR 1 के लिए यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इनकम टैक्स, एंटर कर देना है। फिर यहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड या अपना आधार नंबर या अदर कोई यूजर आईडी है वो डालनी है और नीचे डालना है पासवर्ड, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया इस तरह से, मैं वैसे ही डमी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अभी इसके बाद सही डालूंगा हाइड करके। करना क्या, आपको पैन कार्ड डालना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपने इस पे टिक करना है, जो भी आपने अपना कमेंट दिया होगा, और जिसका अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करके। और मान लो कई लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, उसको आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से टिक कर दिया, यहाँ पे टिक किया और नीचे यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। समझ गए बात है टैली वालों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से डाउनलोड में जाकर AIS, TIS और 26A डाउनलोड करना होता है, ठीक है। इनसे क्या करना होता है, मैच करना होता है, समझ गए ना बात, ठीक है। अब यहाँ पे आकर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन करना होता है। अब यहाँ पे पासवर्ड क्या आएगा, पासवर्ड यहाँ पे आएगा सबसे पहले स्मॉल लेटर में आपका पैन कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एग्जांपल देख लो, देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे किस तरह से आपने अपना, जैसे मान लो आपका कैपिटल में ऐसे है तो आपका स्मॉल लेटर में ऐसे आ जाएगा। और मान लीजिए किसी की 21 जनवरी 1991 में डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा उसका, समझ गए बात, समझ गए ना। तो इसको यहाँ पे उसमें डाल देना जो मैंने अभी आपको डाउनलोड दिखाया इसके अंदर पासवर्ड में यहाँ पे। और फिर उसको क्या करना है, अपना उससे मैच कर लेना है, ठीक है। अच्छे से अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच करो, ठीक है। उसके बाद सैलरी वगैरह मिली है तो सैलरी से मैच करो, है ना, पूरा अच्छे से मैच करना है, ठीक है। मैच होना चाहिए। और मान लो फिर भी अगर मान लो आपका क्या है, आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है और यहाँ पे कम दिख रहा है, तो जो आपका रियल बन रहा है आप फिल वही करना है आपको, ठीक है ना। नीचे क्या दिया, इनकम टैक्स एस्टिमेटर, कोई एस्टिमेट लगाना है, टैक्स कैलेंडर, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने किया फाइल नाउ पे क्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ईयर पे क्लिक करना है। ईयर पे जाकर यहाँ से कौन सा ईयर चल रहा है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो करंट ईयर पे क्लिक किया, यहाँ से ऑनलाइन पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया कंटिन्यू। यहाँ पे करना है स्टार्ट न्यू, फिर इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। अब इसका इंडिविजुअल पे ही क्लिक करना है क्योंकि हम ITR 1 कर रहे हैं तो वहां पे इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, ठीक है। HUF का मतलब होता है, देखो इंडिविजुअल का मतलब हो गया, इसका मतलब है अकेला इंसान। अगर आप अपने लिए किसी सैलरी वाले के लिए या आम नागरिक के लिए रिटर्न भर रहे हैं तो क्या करना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब यह है कि पूरा संयुक्त परिवार। अगर आपने पूरे परिवार के बिजनेस या मिलीजुली संपत्ति के नाम से अलग से पैन कार्ड बनवाया है तो इसको चुनते हैं। अदर्स का मतलब होता है, इसका मतलब है कि अन्य संस्थाएं, अगर आप किसी इंसान का नहीं बल्कि मतलब किसी और का, किसी पार्टनरशिप फर्म का, किसी ट्रस्ट का, सोसाइटी का टैक्स भर रहे हैं तो किसको चुनना है, आपने अदर्स को चुनना है। तो अभी हम क्या चुन रहे हैं, यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। इंडिविजुअल पे क्लिक करते यहाँ से इसमें टिक कर दिया यहाँ से। तो आज कौन सा ITR भर रहे हैं हम, 1, तो 1 पे क्लिक कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई देखो यहाँ पे कौन इसको भर सकता है ITR 1 को, यहाँ से ITR 1 पे क्लिक किया, अभी 1 और 4 का ही फॉर्म आया, ठीक है, 3 का और 2 का नहीं आया। तो यहाँ से मैंने 1 पे क्लिक किया। अब कौन लोग इसमें भर सकते हैं, तो पहला जो भारत का निवासी रेसिडेंट मतलब भारतीय नागरिक हो, ठीक है, और जिसकी कुल कमाई 50 लाख रुपए तक हो, 50 लाख से ज्यादा जिसकी होगी वो नहीं भर पाएगा। दूसरा, जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ सैलरी, पेंशन, बैंक का ब्याज या खेती से मतलब एग्रीकल्चर से 5,000 तक की आय या 2 घरों का किराया, मतलब जो मकान मालिक है, ठीक है, और उनके 2 घर हैं, समझ गए ना, 2 घरों से किराया आता है तो वो भी ITR 1 कर सकते हैं। तीसरा, जिन्हें शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से, ठीक है, LTCG 1,25,00,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल 1,25,000 तक का, ठीक है, तो ITR 1 कौन नहीं भर सकता। अब क्या कह रहे हो, अच्छा LTCG क्या है, देखो LTCG ये है, देखो LTCG का मतलब है जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, और आपने जो भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाया तो आपको क्या होता है, 1.25 लाख तक आपको टैक्स फ्री होता है वो कमाई। तो अगर मान लो आपने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है और
ठीक है, 1.25 तक आपकी टोटल इनकम हुई है तो ये भर सकते हैं। अब कौन नहीं भर सकता है? पहले जो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, मतलब किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, वो नहीं भर सकता। दूसरा, जिनका बैंक में भारी नकद कैश निकालने पर सेक्शन 194N के तहत टीडीएस कटता है, किसी का, ठीक है ना, बहुत भारी मतलब वो है और टीडीएस करता है। तीसरा, जिनकी भारत इंडिया से बाहर विदेश में कोई प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट है तो ये लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पोर्टल हमें ये बता रहा है, पॉपअप में ये बता रहा है कि नया टैक्स नियम लागू है और इसमें पुरानी छूटें नहीं मिलेंगी। अगर आपको पुराने नियम में जाना है तो आगे ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब आप ओके पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ओके कर दिया हमने और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों अगर मान लो आपकी सालाना कमाई टैक्स छूट की बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो ये पहला वाला ऑप्शन चुनना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिपॉजिटेड अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ इन करेंट अकाउंट। अगर आपने पिछले साल आपने चालू खाते से करेंट अकाउंट में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्या जमा किया है तो ये दूसरा वाला टिक करना है, समझ गए बात। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपने पूरे पिछले साल में बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है, समझ गए बात। उसके बाद क्या है, अगर आप सरकार की किसी दूसरी खास शर्त जैसे कि बिजनेस टर्नओवर या टीडीएस लिमिट की वजह से रिटर्न भर रहे हैं तो ये चुनना है, ठीक है ना, समझ गए बात। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी वाले पर्सन के लिए कर रहे हैं। तो क्या होता है, सैलरी वाले जो ITR 1 भरते हैं उनकी कमाई क्या होती है, टैक्स लिमिट से ज्यादा ही होती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर यहाँ से कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले इसका मतलब यह है कि आपका ये जो दोस्तों ये पोर्टल ये बता रहा है कि आपका जो फॉर्म है ना, आपकी जो सैलरी है और ब्याज की जानकारी है जो पहले से भरा हुआ है ये, ठीक है, प्री फिल आया हुआ है। लेकिन आप इसे फाइनल सबमिट करने से पहले AIS PIS फॉर्म से एक बार जरूर मैच कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अगर मैच हो, ठीक है, तो ही भरना, नहीं तो मतलब अगर चेंज भी हो, चेंज हो सकता है कि बार टैक्सेबल अमाउंट आपका ज्यादा होता है, मिसमैच होता है, तो आपका जो रियल हो वही आपने फिल करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसमें क्या क्या भरना होता है हमें, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपका नाम, पैन कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट और आपका टैक्स रिजीम की आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू ऑप्शन चूज करना है, समझ गए। और फिर क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है और सेव करना है, समझिए ना। देखो सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया, अगर आप केंद्र सरकार जैसे रेलवे, रक्षा, आर्मी में है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो सबसे पहले इसको पहले वाले ऑप्शन को चुनना है। और अगर आप किसी राज्य सरकार के हैं, जैसे होती है ना, राज्य की पुलिस होती है, स्कूल टीचर होते हैं ना, तो सेकंड वाले को चुनना है। फिर अगर आपके पब्लिक सेक्टर में कहीं अंडरटेकिंग PSU कंपनीज वगैरह में है तो किस पे चुनना है, PSU सेक्टर, तो इसमें तीसरे वाले को। उसके बाद क्या हमारा CG मतलब पेंशन, SG पेंशन, अगर आप केंद्र CG या राज्य SG सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो ये लास्ट वाले को चुनना है, CG, ठीक है ना, समझ गए बात। CG और SG को चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मतलब, हाँ, यहाँ से हमने क्या चुन लिया, यहाँ से मान लो सेंटर में क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, अब इसकी देखो सबसे पहले इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सीधा सा पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गई, रिज्यूम आ गई कि आपको ओल्ड पे जाना है या न्यू पे जाना है। अगर न्यू पे जाना है, अब यहाँ पे आप अगर यस चुनते हैं तो यस का मतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलकर ओल्ड टैक्स रिजीम में पूरा, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, जहां आपको 80C और HRA जैसी सभी, ठीक है ना, छूट मिलती थी। पर अगर आप नो चुनते हैं तो नो पर क्लिक करने का मतलब है कि अगर आप डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम नए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ टैक्स रेट कम है लेकिन कोई छूट नहीं मिलेगी। और अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करके यहाँ से चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है ना भैया। अगर आप किसी और का रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पे एडिट करके उसकी डिटेल डालेंगे और यहाँ से यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद का भर रहे हैं तो यहाँ से नो पे क्लिक किया और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ गया, पर्सनल डिटेल हमारी पूरी फुल हो गई है। ध्यान रखना पर्सनल डिटेल के अंदर बैंक अकाउंट नंबर, आपके सारे जो बैंक हैं, जितने भी आपके बैंक हैं पूरे डले हुए होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने पूरा किया वो करना है। उसके बाद क्या हमारा टोटल यहाँ पे
ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या डालनी है, ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, पूरा प्रीफिल डाटा आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लो थोड़ा चेंज होता है, एडिट करते हैं, यहाँ से एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म 16 को खोल लेना है और जो 16 फॉर्म है उससे पूरे अपने डाटा को मैच करना है। ग्रॉस सैलरी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो साल भर की कुल ग्रॉस सैलरी दिखेगी ना, जो आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में के सबसे पहले नंबर में मैच होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए बात। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे 16 सेक्शन 17 के सामने 7,20,000 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ वही वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे हमारे उसमें 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम वही रहने देंगे। और यहां से क्या कर देंगे हम, अब भत्ते घटाकर जो टोटल सैलरी है वो ये आ गई। उसके बाद क्या है हमारा डिडक्शन 16 सरकार की तरफ से टैक्स की छूट, ठीक है, समझिए बात। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की, ठीक है, फ्लैट छूट है ये 50,000 से बढ़कर 75,000 हो गई है, तो ये क्या है, नई अपडेट है ये, ठीक है ना। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, फिर यहां से कर देंगे सेव। यहां पे क्या है, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे आपका खुद का घर है, अगर आप उस घर में खुद रहते हैं और आपने उस घर में होम लोन लिया हुआ है, तो उसके ब्याज इंटरेस्ट की छूट यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसका किराए का घर है, अगर आप अपने किराए के घर में पर रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो क्या करना है आपने, तो साल भर में मिला हुआ कुल किराया आपको यहाँ पर, समझ गए, डालना है। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा घर है, बाकी घरों से घरों का जो दूसरे घर है वहां से क्या आ रहा है, आपको किराया आ रहा है, समझ गए, तो वो भी यहाँ पे आपको भरना है, समझ गए बात। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एड्रेस भरना है जहां से आपको रेंट आ रहा है, जिसपे लोन है। अंडर ऑफ द प्रॉपर्टीज में आपको ये चुनना है कि आप खुद उसके मालिक है या कोई और, ठीक है। फिर कितना परसेंट है, अगर आपका शेयर कितना परसेंट है उस पे। अगर आपका खुद का घर है तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर लेट आउट किराए का घर, अगर आपने ये घर किराए का है तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में। डिमांड लेट आउट माना हुआ घर, अगर आप एक से ज्यादा खाली घर अपने नाम पर है, अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है तो इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, डिमांड लेट आउट पे, समझ गए बात। और हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैक हो रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर दे रहे हैं। क्या हुआ, हमारे ये 2 हो गए पूरे फॉर्म। अब थर्ड यहाँ पे क्या करना है, यहां से मैंने थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ATC, LIC, PPF जैसी पुरानी छूटें नहीं मिलेंगी, लेकिन न्यू रिजीम में भी 2 छूटें देती हैं, ठीक है ना, समझ गए। ATCCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर एक। अब इसमें क्या है, इसमें सरकार आपके NPS नेशनल पेंशन सिस्टम खाते में अपनी तरफ से पैसा जमा करती है तो छूट मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दिया हमारे केस में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एडिट करके यहाँ पे 50,000 है, ठीक है, और सेव कर दिया और यहां से इसको कंफर्म कर दिया। देखो टैक्स पेड का मतलब होता है कि पहले से ही गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स कितना गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है, जैसे TDS या TCS के तौर पर, ठीक है, समझ गए बात। जो भी हुआ है वो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, शेड्यूल TDS 1, इसका मतलब होता है कि जितनी भी सैलरी कंपनी की से कटी सैलरी का TDS यहाँ दिखेगा, सीधे फॉर्म 16 से मैच, मतलब सीधे 16 फॉर्म से मैच करना है। उसके बाद TDS 2 अदर देन सैलरी, बैंक, FD, ब्याज या किसी अन्य कमाई से TDS यहाँ फॉर्म 16A से मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या था हमारा, रेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको मिलने वाले किराए या प्रॉपर्टी बेचने पर किसी ने TDS काटा है तो फॉर्म 16C में दिखेगा, ठीक है ना। अरे सीधी सी बात है, ये फर्स्ट जो है सैलरी वाला, सेकंड वाला कौन सा, अदर देन सैलरी, कहां से, जैसे FD से या कोई ब्याज कटा हुआ है। थर्ड कौन सा है, थर्ड आपका आ गया रेंट प्रॉपर्टीज का। फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्या है, एडवांस टैक्स,
एडवांस टैक्स अगर आपने खुद से कोई एडवांस टैक्स या फॉर्म भरते समय कोई टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स जमा किया तो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से करते हैं, मारते हैं बैक, कंफर्म कर दिया, तो ये भी हमारा फिल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, इस पे टिक कर देना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे क्या डलेगा आपका, यहाँ आपकी पूरी कमाई का फाइनल जोड़ हिसाब है, ठीक है ना। उसका ग्रोस टोटल इनकम मतलब आपकी सैलरी, ब्याज और बाकी सब मिलाकर कुल टोटल सालाना कितनी कमाई हुई, समझ गए। क्या करना है यहाँ पे, आपकी जो टोटल सैलरी है, ब्याज है और बाकी सब मिलाकर कुल सालाना कमाई कितनी दिखी, तो वो आएगी आपकी कहाँ पे, ग्रोस सैलरी में। फिर उसके बाद क्या है, टोटल डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूटें, जैसे एनपीएस यहाँ पे माइनस होगा एनपीएस, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा C2 टोटल इनकम, B4 C1, यहाँ पे क्या होगा आपका, ग्रॉस इनकम में से छूट घटाने के बाद बची फाइनल शुद्ध कमाई, नेट इनकम यहाँ पे दिखती है, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ठीक है, आपकी कमाई पर कुल कितना टैक्स बनता है, समझ गए। तो इसका फाइनल आंकड़ा यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी टैक्स गवर्नमेंट के पास जाना है। उसके बाद क्या है हमारा, तो D1 में क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, आपकी कमाई पर कुल कितना टैक्स बनता है उसका फाइनल आंकड़ा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है D2, इसका मतलब है 87A, सरकार की तरफ से मिलने वाली टैक्स की छूट, समझ के बात यहाँ पे। उसके बाद क्या है हमारा D3 में क्या है, D3 में टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, मतलब रिबेट मिलने के बाद बचा हुआ टैक्स। फिर D4 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, D4 के अंदर हेल्थ और एजुकेशन सेस। उसके बाद D5 टोटल टैक्स सेस जोड़ने के बाद फुल फाइनल, मतलब सेस जोड़ने के बाद टोटल फाइनल टैक्स जो है। उसका D6 रिलीफ US 89, पुरानी रुकी हुई सैलरी, मतलब जैसे होती है ना कई बार सैलरी रुक जाती है, उसके ऊपर मिलने, ठीक है, पर मिलने वाले टैक्स राहत। बैलेंस टैक्स आफ्टर राहत के बाद जो टोटल टैक्स में हमारे केस में क्या है, 0 हो रहा है ये। और देखो यहाँ पे फाइनल में पहुंच जाते हैं, टोटल इंटरेस्ट एंड फीस। यहाँ पे क्या है, D7 में क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट US 23(4)A, इसमें क्या आएगा, इसमें लास्ट डेट के बाद रिटर्न भरने पर लगने वाला टैक्स, अगर लास्ट डेट हो गई और उसके बाद अगर टैक्स भर रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। फिर उसके बाद क्या हमारा D8 में क्या है हमारा, D8 में है एडवांस टैक्स समय पर ना जमा करने पर लगने वाला ब्याज, मतलब समय पर जो टैक्स नहीं भरा उसके ऊपर जो ब्याज लगता है। उसके बाद क्या है हमारा D9 में क्या है, उसके बाद क्या हमारा D9 में क्या हमारा, इंटरेस्ट US 23(4)C, इसका मतलब एडवांस टैक्स की किस्तें लेट करने पर लगने वाला। फिर D10 में क्या है, लास्ट डेट निकलने के बाद लगने वाली लेट फीस, अगर लास्ट डेट निकल जाती है उसके ऊपर फीस लगती है, हमारे केस में सब 0 है। और यहाँ से इसको भी कंफर्म कर देना है, समझ गए बात। अब ये क्या होगी, सारी चीजें यहाँ पे हो गई है कंफर्म। और यहाँ से क्या करना है आपको, प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब आपका आता है फाइनल पॉइंट, फाइनल में आपको क्या करना होता है, यहाँ से ही वेरीफाई करना होता है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि इसके बाद वेरीफाई करना है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, ITR ऑनलाइन सबमिट करने सरकार ने क्या कर रखा है, पूरे 30 दिन, 1 महीने का, जब भी आप पूरा फिल कर लेते हैं उसके बाद 30 दिन तक आप क्या करते हैं, 1 महीने का गवर्नमेंट टाइम देती है। अगर आप फॉर्म भरते समय वेरीफाई नाउ चुनते हैं तो ये आपका काम उसी समय हाथों हाथ खत्म हो जाता है, समझ गए। जैसे प्रोसीजर वेरिफिकेशन में क्लिक करते हो फिर इसके बाद ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो, समझ गए। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस समय OTP नहीं मिल रहा या कोई और कारण है, समझ गए, कई बार होता है ना OTP नहीं आता, तो क्या करते हैं, 30 दिन का टाइम मिलता है यहाँ पे, समझ गए बात। और उन 30 दिनों के अंदर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो क्या होता है, फिर आपको दोबारा स्टार्टिंग से शुरू से ये जितना आपको सिखाया गया ये सब करना पड़ता है, समझ गए ना। तो जैसे ही आप यहाँ से करना, जैसे आपने जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आएगा आपका ई वेरीफाई नाउ। ये हाथों हाथ फुर्सत पाओ, मतलब हाथों हाथ आपके क्या होगा, कंटिन्यू पर दबाना है, आधार डालना है, आधार वाला ऑप्शन को चुनना है आपने, और आधार नंबर पर 6 डिजिट का मतलब गुप्त कोड जो भी आपका OTP आएगा वो डालना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। उसके बाद ITR पर सबमिट कर देना है और काम खत्म। फिर उसके बाद देखते रहना है, अपने बैंक अकाउंट में चेक करते रहना है कि TDS जो तुम्हारा कटा है वो आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया, समझ गए, फिर काम खत्म होता है। और ठीक है, इसको करके देखो यार, देखना क्या मतलब, प्रैक्टिस तो करोगे ना, एक बार करके देखना, समझ गए।